देखिए हमारा सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन द सर्किट शोवन, ये हमारे पास में एक सर्किट गिवन है, ये हमारा सर्किट है। इन द सर्किट शोवन एल इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी, सी इक्वल टू 1 माइक्रो फेरड एंड आर इक्वल्स टू 1 किलो ओम। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में सर्किट के अंदर एक तो देखो कोईल लगी हुई है, लग रखी है यहाँ पर, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है, और ये तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके लिए जैसे रेजिस्टेंस गिवन है, 1 किलो ओम, और हमारा जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस गिवन है C इक्वल्स टू 1 माइक्रो फेरड, और हमारे पास में यहाँ पर इसका सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है कोईल का L इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में हमको एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, AC वोल्टेज सोर्स है, और ये वोल्टेज सोर्स जो है वो कैसे वेरी करेगा, साइनोसॉइडली वेरी करेगा इसका, और वो है V0 sin ओमेगा t। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला अपन ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमें 3 डिवाइस गिवन है। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस गिवन है, उसके बाद में कैपेसिटर गिवन है, और हमें एक कॉइल गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें बोल रहा है द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इफ ओमेगा इक्वल टू 10 to the power 4 रेडियन पर सेकेंड। ओके, करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में होंगे या इन फेज होंगे अगर ओमेगा इक्वल टू 10 to the power 4 रेडियन पर सेकेंड हो। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास में एक RLC सर्किट है। RLC सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज कब होता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट में, उसका फॉर्मूला क्या गिवन होता है हमें RLC सर्किट में। तो RLC सर्किट के अंदर अगर मान लीजिए हमारे पास में वोल्टेज हमें गिवन है, ये रहा V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ये हमें वोल्टेज सोर्स गिवन है। अगर ये वोल्टेज अप्लाइड होगा तो करंट अगर हम अज्यूम करें कि I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी और प्लस फाई का इसमें फेज डिफरेंस अगर है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा एंगल फाई होगा या फेज डिफरेंस होगा वो फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R होगा। अब हमें चाहिए कि हमारा जो फाई है वो आना चाहिए जीरो। यहाँ पे इन फेज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फाई है वो जीरो होना चाहिए, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज और इसमें जो करंट है वो सेम फेज में तभी होंगे जब ये फाई जीरो होगा। और फाई जीरो कब हो सकता है, 10 की किस वैल्यू पे फाई जीरो होता है, तो हमें पता है 10 बराबर जीरो पे फाई जीरो होता है, यानी कि इसके अंदर ये जो वैल्यू गिवन है ये जीरो होनी चाहिए वैल्यू, और ये वैल्यू जीरो होने का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाली जो हमारे पास में वैल्यू है XL माइनस XC, ये हमें जीरो होनी चाहिए यहाँ पर। तो XL माइनस XC शुड बी जीरो, मस्ट बी जीरो फॉर दिस कंडीशन। तो यहाँ से XL इक्वल टू XC होना चाहिए। ओके, तो हम अब ये देखते हैं कि XL इक्वल टू XC कब होगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं XL बराबर XC के लिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर XL जो है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में आयोटा ओमेगा L, और XC इक्वल टू होता है आयोटा अपॉन ओमेगा C। ये हमारे पास में XL और XC होते हैं। ओके, तो अब हम इनके मैग्नीट्यूड बराबर करने हैं। तो XL का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें वो होगा ओमेगा L, और XC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 अपॉन ओमेगा C। ओके स्टूडेंट्स, तो XL और XC कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वोल्टेज और करंट के इन फेज होने के लिए XL इक्वल होना चाहिए XC के, इक्वल होना चाहिए XC के। अब XL हमें पता है, XL का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ओमेगा L इक्वल टू XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा C, जहाँ पर ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहाँ पर अपने पास में वोल्टेज सोर्स में साइन ओमेगा टी दे रखा, तो ओमेगा यहाँ पर हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो सिग्नल हमारा चेंज हो रहा है, या हमारे पास में अप्लाइड जो वोल्टेज है वो साइनोसॉइडली जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। L यहाँ पर हमारे पास में जो कोईल है उस कोईल का सेल्फ इंडक्टेंस है जो कि हमें गिवन है L इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी क्वेश्चन के अंदर, और सिमिलरली इस साइड में अपने पास में ओमेगा वही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और C हमारा कैपेसिटेंस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है यहाँ पे, जो कि हमें गिवन है 1 माइक्रो फेरड क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब यहाँ से हम अगर ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC एंड ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। ओके, तो ओमेगा जो है यहाँ पर 1 अपॉन रूट LC होना चाहिए, तभी हमारा वोल्टेज और करंट इन फेज होगी। अब इसको हम वैल्यूज कोट करके क्वेश्चन से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC होगा, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ L। अब क्वेश्चन से L की वैल्यू हमें दिख रही है 1 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, मल्टीप्लाई C का वैल्यू दे रखा है हमें 1 माइक्रो फेरड। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये 1 ही हो जाएगा,
10⁻⁻6 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा और इसका रूट हो रखा है। इसको हम लिख सकते हैं आगे 1/10⁻⁻6, क्योंकि यहाँ पे रूट ऑफ 10⁻12 है इसलिए। यहाँ पर हमारे पास ओमेगा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻6। तो यहाँ पर हमारे पास में ओमेगा जो है वो आना चाहिए 10⁻6। उस ओमेगा इक्वल टू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास में ओमेगा इक्वल टू 10⁻6 होने पर ही वोल्टेज और करंट इन फेज होंगी। और हमारा जो ऑप्शन है वो है ओमेगा इक्वल्स टू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड, जो कि गलत है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे उस कंडीशन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमने ऑप्टेन करी है वो आर पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो देखिए हमारे पास में हमने जो फॉर्मूला ऑप्टेन किया था अभी पीछे, वो था ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ओके, केवल ओमेगा की इस वैल्यू के ऊपर ही करंट और वोल्टेज इन फेज होंगी, यानी करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। उसी को हम बोलते हैं कि दोनों इन फेज है। ओके, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में देख रहे हैं ओमेगा का जो ये फॉर्मूला है इसमें आर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एल और सी पे डिपेंड कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का और कैपेसिटर का केवल उसी पे डिपेंड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया कि जो इन फेज होने के लिए, करंट और वोल्टेज के इन फेज होने के लिए जो ओमेगा हम निकालेंगे वो आर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो है ये करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी जो है आर पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगी। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी है एट ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा नियरली एट 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0। ओके, हमारा ऑप्शन सी ये बोल रहा है अगर हम ओमेगा इक्वल टू 0 ले तो उस पर हमारा जो करंट फ्लो होगा, अगर करंट को आई से हम रिप्रेजेंट करें तो आई इक्वल टू 0 हो जाएगा ओमेगा बराबर 0 पे। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। करेक्ट कैसे है देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करंट आई को लिखते हैं आई इक्वल टू V/Z, जहाँ पर V वोल्टेज ड्रॉप है और Z यहाँ पर इस सर्किट का टोटल इम्पेडेंस है हमारा। ओके, तो देखिए टोटल इम्पेडेंस जो सर्किट का यहाँ पर होता है सीरीज LCR सर्किट के अंदर, वो कितना होता है, हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। वो होता है Z, जो कि इम्पेडेंस है, Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC एंड इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास XL का फॉर्मूला होता है XL इक्वल टू ओमेगा L। ओके, अब यहाँ पे अगर ओमेगा 0 पुट करते हैं हम तो XL हो जाएगा हमारे पास में 0, और दूसरी तरफ हमारे पास में XC का वैल्यू होता है 1/ओमेगा C। ओके, ये मैग्नीट्यूड होता है XC का 1/ओमेगा C। अब यहाँ पर अगर ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 कितना होता है, अनडिफाइंड या इन्फाइनाइट होता है। अगर ये इन्फाइनाइट हो गया तो देखिए XL इक्वल टू 0 और XC इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पर पुट कीजिए इस फॉर्मूले में, और Z कैलकुलेट करें अपन यहाँ से। तो यहाँ पे Z का वैल्यू आएगा Z इक्वल टू √R² प्लस XL का वैल्यू आया 0 माइनस इसका वैल्यू है इन्फाइनाइट, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे Z इक्वल्स टू √R² प्लस 0 माइनस इन्फिनिटी होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी ही होगा। ओके, अब R² प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फाइनाइट में कुछ भी आप ऐड करोगे तो इन्फाइनाइट ही रहेगा, तो ये भी इन्फाइनाइट होगा, उसका रूट करेंगे फिर तो वो भी इन्फाइनाइट। कुल मिला के यहाँ पे Z हमें इन्फाइनाइट मिलेगा। ओके, अब Z यहाँ पे जब इन्फाइनाइट मिलेगा तो हमारा जो करंट है वो 0 हो जाएगा। ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं करंट I इक्वल्स टू V/Z। ओके, अब यहाँ पे I इक्वल्स टू V/Z, Z का वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करो। अब V/इन्फाइनाइट का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि हम जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही आउटकम में मिलता है। तो I इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि ओमेगा बराबर 0 पे I बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन डी का स्टेटमेंट है एट ओमेगा ग्रेटर देन 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड द सर्किट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में XC का वैल्यू होता है 1/ओमेगा C। अब यहाँ पे सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि XC एंटी प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के, यानी ओमेगा जब इंक्रीज होगा तो XC डिक्रीज होगा। अब XC डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये जो करंट फ्लो है उसको इतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज होने पे XC डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर हमने अभी देखा था कि 10⁻6 रेडियन पर सेकंड पर, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में हमने ये फाइंड आउट किया है कि 10⁻6 रेडियन पर सेकंड जब ओमेगा का वैल्यू होता है तो हमारे पास में
जो XL और XC है वो बराबर हो जाते हैं। तो जब अपने पास ओमेगा ग्रेटर देन 10⁶ रेडियन पर सेकंड हो जाएगा तो XL ग्रेटर देन होगा XC से। दैट्स मीन कि जो सर्किट का बिहेवियर है वो XL के अकॉर्डिंग होगा, ना कि XC के अकॉर्डिंग होगा। ओके, क्योंकि XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। तो XL ओमेगा दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, XL और ओमेगा प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर जब ओमेगा इंक्रीज होगा तो XL इंक्रीज होगा और XC डिक्रीज होगा। दैट्स मीन कि हमारा जो सर्किट है वो ओमेगा ग्रेटर देन 10⁶ रेडियन पर सेकंड पर कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन जो डी ऑप्शन है हमारा, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट होगा। तो ये हमारे पास में हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।